नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश की खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन करेंगे सीएम और गोलधर स्मारक का शुभारंभ करेंगे सीएम मोहन यादव। भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। गोलधर स्मारक में ये कार्यक्रम किया जाएगा। भोपाल में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। भोपाल की पत्रिका क्षितिज का आज शुभारंभ किया जाएगा। भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन में आज सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। तो आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है जहां पर सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल की पत्रिका क्षितिज का आज विमोचन किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है ये। भोपाल की पत्रिका क्षितिज विमोचन करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड नीरज जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? सीएम मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीरज जी, देखिए, बिल्कुल आज जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव लगभग 10:45 बजे अपने निवास से प्रस्थान करेंगे और समस्तीपुर के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर जो है भोपाल की जो पत्रिका है क्षितिज उसका जो है विमोचन करेंगे आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके अलावा आज एक बड़ी बैठक रखी गई है सीसीआईपी की, उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जो है जारी करेंगे। इसके अलावा जो है दोपहर 2 बजे गोलघर शाहजहानाबाद जो भोपाल का जो गोलघर स्मारक है उसका आज शुभारंभ करेंगे। और ये स्मारक इसलिए खास है, इसका जो नाम है गुलशन आजम भोपाल की रियासत इसको माना जाता है और मूल परंपराओं का आज जो यहाँ पर जो बहुउद्देशीय कला केंद्र लगाया गया है उसका आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। जी बिल्कुल नीरज जी, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। भोपाल की पत्रिका क्षितिज का भी विमोचन किया जाएगा। क्या लगता है कि इससे क्या कुछ चीजें जनता को मिल सकती हैं और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? नीरज जी, देखिए, कहीं ना कहीं जो सरकार का जो प्रयास है वो ये है कि जितने भी पर्यटक स्थल है, हालांकि भोपाल की यदि हम बात करें तो काफी झीलों की नगरी से कहा जाता है। इसके अलावा काफी जो पुरानी जो परंपराएं हैं वो भोपाल में चली आ रही है मुगल काल की, और कई सारे ऐसे स्मारक है जिनको सहेज के रखना सरकार अपनी जिम्मेदारी मान रही है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आज जो बरसों पुराना जो गुलशन आजम का जो रियासत का जो मूल परंपराओं से जुड़ा हुआ जो जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं, वहां पर जो शिल्प कला और संगीत और साथ ही व्यंजनों के को लेकर कला केंद्र आज लगाया जाएगा, जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे और कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको लोगों तक पहुंचाना, भोपाल की जो रियासत है उनको सहेज कर रखना। इसके अलावा जो भोपाल की जो पत्रिका है क्षितिज, वो कहीं ना कहीं उस पत्रिका में भोपाल में के इतिहास के बारे में उसमें जानकारी दी जाती है। भोपाल में कहाँ क्या है इसकी जानकारी दी जाती है। भोपाल पहले कैसा था, अब कैसा है, इन सभी तमाम चीजों की जानकारी उस पत्रिका में रहती है। तो आज उसका भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विमोचन करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट हैंगर भोपाल में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे और इस दौरान एमपी टूरिज्म और जेट एयरवेज के बीच अनुबंध का आदान प्रदान भी हुआ। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सड़क और रेल के बाद अब हवाई यात्रा की सुविधा में धार्मिक केंद्र और महानगरों की सुविधा बढ़ेगी। एयर कनेक्टिविटी सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी योजना के अंतर्गत हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से हम बड़े शहरों में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग आवागमन में सरलता से समय भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे और व्यवस्थाओं का लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार हमारे धार्मिक पर्यटन की या पर्यटन केंद्रों के लिए जहां हवाई पट्टियां छोटी है या न के बराबर है,
और खरगोन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीजी कॉलेज में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय के कैंपस का शुभारंभ किया। साथ ही जिले के 571 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत के 6 विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय में खरगोन, बड़वानी, आलीराजपुर, खंडवा और बुरहानपुर जिले के 83 शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों को शामिल किया गया, जिसके तहत लगभग 25,000 छात्र छात्राएं इस नए विश्वविद्यालय के अधीन उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार भी मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी के पैर जहां जहां पड़े हैं वहां बीजेपी जीत रही है। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस में घुटन महसूस करने वाले और कांग्रेस में जो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है और इसी तरह कई कारण से नाराज होकर कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि सागर के अंदर रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय की स्थापना भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास से हुई है। इधर कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी जबरन का मुद्दा बना रही है। भगवान राम हम सबके हैं और राहुल गांधी भी हमारे सभी कांग्रेसियों के नेता हैं। ये तो अनावश्यक विपक्ष के दौर पे भारतीय जनता पार्टी इस तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रही है। किसी ने इस तरह से निमंत्रण नहीं ठुकराया है। हम सब ने इस बात का स्वागत किया। राम भगवान में हम सब की आस्था है, हम सब राम भगवान को मानते हैं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जनता में जो भ्रम फैलाना चाह रही है, जो राजनीति राम के नाम पे कर रही है, मेरा कहना है कि राम में तो सबकी आस्था है, पर आज राम के साथ साथ ये सबसे बड़ा विषय ये भी है कि आप किस तरीके से महंगाई को नियंत्रण में रखेंगे। महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की ये बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इनको सिर्फ वहां दिखता है जहां विपक्ष, इनके अलावा अगर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के अन्य पार्टी हो। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बड़ा बयान दिया है। पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए पचौरी ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की मुझे जब जवाबदारी थी तब विधानसभा चुनाव में 2008 में हमारी सीटें 38 से बढ़कर 71 हुई थी और वोट परसेंटेज भी बढ़ा था। वहीं लोकसभा में 2009 के चुनाव में कांग्रेस की 4 सीट से 12 सीटें हुई थीं। और खबर भोपाल से है, जहां अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के रूप में जाने वाले भोपाल जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान की है, जो व्यवहार कुशल होने के साथ साथ एक सख्त पुलिस अधिकारी भी हैं, जिनका मानना है कि गुंडे बदमाशों का स्थान समाज में नहीं जेल में होना चाहिए। आज हम आपको एक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पुलिस में रहते हुए कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिससे पुलिस की छवि को सुधारने का काम किया है। जैसे कि लखनऊ में हुए पुलिस ड्यूटी मीट में भी उन्होंने पदक हासिल किए हैं। साथ ही साथ जीआरपी थाने में अपराधों पर भी अंकुश लगाया है। ऐसे ही हम टीआई जहीर खान हमारे साथ है, उनसे ही चर्चा करेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपराधों पर अंकुश लगाया है और पुलिस ड्यूटी मीट में उन्होंने पदक हासिल किया। सर, टीवी 27 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, अखिल भारतीय पुलिस मीट जो हुई थी उसमें आपने एक पदक हासिल किया है, क्या वो पूरा पदक किस प्रकार से हासिल किया? पुलिस ड्यूटी मीट एक ऐसी प्रतियोगिता है जो हर वर्ष आयोजित की जाती है, जिसको अलग अलग स्टेट जो है आयोजित करती हैं। पिछली बार भोपाल में आयोजित हुई थी और इस बार जो है लखनऊ में आयोजित की गई थी। इस बार लखनऊ में आरपीएफ द्वारा इस पुलिस ड्यूटी मीट को आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 29 स्टेट्स की टीम ने पार्टिसिपेट किया था और कुल मिला के 1100 इसमें पार्टिसिपेंट थे। इन 1100 पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है। जैसे इसमें एक होता है पार्टिसिपेशन साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के विभिन्न पहलुओं को लेकर एग्जाम्स होते हैं, जिसमें लॉ को लेकर एग्जाम होता है, फॉरेंसिक को लेकर एग्जाम होता है, मेडिको लीगल को लेकर होता है, लिफ्टिंग पैकेजिंग को लेकर होता है, फिंगरप्रिंट्स को लेकर होता है।
इस प्रकार से ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो ये परखते हैं कि एक पुलिस अधिकारी एक विवेचक के तौर पर, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर कैसा है। तो बेसिकली ये एक सवाल होता है कि हमारी स्टेट में पुलिसिंग की स्थिति क्या है, क्योंकि इनके लिए जो सिलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल से जो टीमें चुनी जाती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में। तो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 जो इस बार हुई, जैसा कि मैंने बताया, लखनऊ में होती है और हम लोग स्टेट से सिलेक्ट होकर मध्य प्रदेश की तरफ से वहाँ पार्टिसिपेट करने गए हुए थे। तो उसमें जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड इन्वेस्टिगेशन में फिंगरप्रिंट डेवलपिंग को लेके जो एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन होता है, उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले ही अयोध्या में भी रामलला का मंदिर बना है, उनकी ट्रेनें भी यहाँ से लगातार होकर अयोध्या जाती हैं, जिन्हें आस्था ट्रेन के नाम से हम जान रहे हैं। उन ट्रेनों को भी चिन्हित किया जाता है यहाँ पर, उसमें भी अपराधी कई सारे घूमते हैं जो चोरी या सामान किसी का ले जा सकते हैं। तो उन ट्रेनों के लिए क्या यहाँ पर आपने कुछ खास किया है? जैसा कि सभी को पता है कि ये ट्रेनें जनवरी लास्ट में शुरू हो गई थी, आस्था स्पेशल ट्रेनें जो अयोध्या मंदिर की स्थापना के बाद शासन के द्वारा विशेष रूप से चलाई गई थी। और जहाँ धर्म और आस्था से जुड़ा मामला होता है वहाँ विशेष सतर्कता प्रशासन बरतता ही है। तो इन ट्रेनों को लेके पूर्व से ही हम लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए थे। हम लोगों ने ऐसे स्थान चिन्हित किए गए थे जहाँ पहले कभी किन्हीं ट्रेनों में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हों। ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहाँ हमने जागरूकता अभियान चलाए कि गलती से भी ऐसी घटना दोबारा ना हो जाए किसी आस्था स्पेशल ट्रेनों के साथ, जो पहले में कभी दूसरी ट्रेनों के साथ हुई हों। वहाँ लोगों को समझाइश देने के साथ साथ वहाँ पर पॉइंट्स भी लगाए गए जहाँ हमको लगता था कि यहाँ पॉइंट लगाए जाना ज़रूरी है कि ऐसी कोई घटना घटित ना करे, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे यूँ ही पत्थर भी चला देते हैं, तो लेकिन फिर उससे कोई बड़ा इशू भी बन सकता है। तो विशेष सतर्कता इन्हीं स्थानों पर बरती है कि इस तरह की घटनाएं ना हों। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ ये देखी गई कि जब ट्रेन शुरू हो तो जिस स्टेशन से ट्रेन शुरू होती है वहाँ पर गार्ड चलती थी। तो गार्ड दो टाइप की रहती थी, 1-4 की गार्ड, मतलब 5 लोग होते हैं। 1-4 की गार्ड जीआरपी चलाती थी और 1-4 की गार्ड आरपीएफ चलाती थी। ये पूरी 1-4 की गार्ड मतलब टोटल 10 लोग एक ट्रेन में अगले स्टेशन तक चलते थे और नेक्स्ट स्टेशन से फिर वही गार्ड चेंज होती थी और 1-4 की आरपीएफ जीआरपी मिलकर नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंचाती थी। ये क्रम तब तक चालू रहता था जब तक कि वो ट्रेन अयोध्या तक नहीं पहुंच जाती और वापसी में भी इसी तरह से 1-4 की गार्ड उस ट्रेन को लेके आती थी, अगले स्टेशन से छोड़ते वापस जाती थी। तो गार्ड्स की पेट्रोलिंग तो रहती ही रहती थी। प्रायर हमको इन्फॉर्मेशन रहती थी कि ट्रेन कब आने वाली है, उस हिसाब से हमको गार्ड्स लगाने। सेकेंडली, ट्रेनों को हमेशा टाइम पे ही चलाया जाता था और छोड़ा जाता था ताकि किसी तरह से ऐसी स्थिति ना बने कि ट्रेन को बाहर वेट कराना पड़े, या ऐसा प्रायोरिटी बेसिस पे इन ट्रेन को लिया गया। स्टेशंस पे भी पूरी सतर्कता इस बात के लिए बरती जाती थी कि जो फोर्स के मैक्सिमम लोग हैं वो प्रेजेंट रहें ट्रेन आते समय, और जब तक ट्रेन ना चली जाए जब तक वो सभी उसमें चारों तरफ प्लेटफॉर्म पे सतर्क रहते थे। यात्रियों से बात भी करते थे कि ऐसा तो नहीं रास्ते में कोई परेशानी रही या किसी और की कोई समस्या है। क्यूआरटी तो है ही, जो हमने आपको बताया कि जब आप कॉल करेंगे तो क्यूआरटी तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, वो तो कॉमनली लागू है। पर इसके अतिरिक्त हमने आस्था ट्रेन में जो लोग जा रहे थे उनसे संवाद स्थापित किया कई बार, और संवाद स्थापित करके उनसे पूछा कि कोई समस्या तो नहीं, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, चाहे कोई अपराध घटित हुआ हो या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या ट्रेन में वो बता सकते हैं। तो वहाँ प्रॉपर नोटिंग होती थी और पुलिस मतलब जीआरपी और आरपीएफ के अलावा स्टेशन का दूसरा स्टाफ भी मौजूद होता था। तो संवाद स्थापित करके जिन समस्याओं को तत्काल निराकरण किया सकता था और जिन समस्याओं में एफआईआर लॉन्च की जानी थी एफआईआर लॉन्च किया सकती थी। तो साफ तौर से ये थे जावाद अफसर जीआरपी थाने में पदस्थ जहीर खान, जिन्होंने अपनी कुछ उपलब्धियां हमारे साथ शेयर की। इसी प्रकार से खास पेशकश हमारे अधिकारियों के साथ लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन इमरान के साथ शुभम प्रजापति, TV27 न्यूज़ भोपाल। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रण लिया था कि जब तक गरीबों के आशियाने की व्यवस्था नहीं कर लेंगे तब तक मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश नहीं करेंगे, और इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री निवास में गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूजा ब्राह्मण भोज के साथ संपन्न किया गया और पूरा कार्य मुख्यमंत्री निवास से संचालित होंगे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद से अस्थायी मुख्यमंत्री निवास पहुंचना बनाया गया था और अब सभी शासकीय कार्य यहीं से संचालित होता रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम साय ने राज्य सरकार के 3 महीने पूरे होने की बधाई दी। साय ने कहा कि पिछली सरकार में गरीब पीएम आवास का लाभ नहीं उठा पा रहे थे और सरकार बनने के दूसरे दिन ही पीएम आवास का वादा पूरा कर दिया।
आज वो भी एक उपलक्ष्य और गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में भी आज यहाँ आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता मंडल स्तर तक के आए हैं। हमारे मंत्रीगण हैं, सांसद, विधायक, हमारे सारे नेतागण हैं और सब आशीर्वाद देने और साधु संत भी यहाँ पर आए हैं। और छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहां मौजूदा सांसद संतोष पांडे को एक बार फिर से भाजपा ने मैदान में उतारा है। उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच सोशल मीडिया अकाउंट पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कहावत है कि संतोष का फल मीठा होता है, लेकिन राजनांदगांव की जनता कह रही है कि संतोष का कुछ फल ही नहीं है। संतोष के खिलाफ भारी असंतोष है। यहाँ को तो पूर्व मुख्यमंत्री के इसी ट्वीट पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने मोदी की गारंटी हैशटैग के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि फल तो जनता ही चखती और कका आप मनला। मोदी जी के मार्गदर्शन में राजनांदगांव लोकसभा में जितनी उपलब्धि हासिल की है उसे जनता जानती है। आपके शासन की केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा है, विकास कार्यों में रुकावट पैदा की है, हिंसा अपराध को बढ़ावा दिया है। यह है आपकी उपलब्धि। और कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। रायपुर लोकसभा सीट को लेकर बैठक प्रत्याशी विकास उपाध्याय की है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 6 नामों पर मुहर भी लगाई गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को ने इंतजार खत्म हुआ है और राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। बता दें कि समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने पिछले 2 सालों के पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की और इस दौरान उप मुख्यमंत्री अनिल साव, विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकर राम वर्मा समेत सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। समारोह में खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया और जो 2 सालों के खिलाड़ी थे उनको सीएम ने पुरस्कृत किया, उन्हें पुरस्कार दिया गया है। समारोह में प्रदेश भर के खिलाड़ी भी मौजूद थे। साथ ही तमाम कद्दावर नेता इस समारोह में शामिल हुए। खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया। यह समारोह का आयोजन किया गया था। राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था। और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री और मंडी प्रांगण में पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल रहे। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें बीजेपी की झोली में आएंगी। चुनाव के नज़दीक आते ही सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी हम खड़े हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के साथ। जी कांग्रेस जो है अपने पुराने नेताओं को बता रही है, आप किस तरह से टक्कर देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है, घबराई हुई है और जो जनता से नकारे हुए लोग हैं उन्हें चुनाव के मैदान में उतारी है। तो कांग्रेस तो पहले से हार मान चुकी है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर रखा है छत्तीसगढ़ की 11 सीटें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का। ये थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, जिनका कहना है कि पूरी 11 की 11 सीटें इनके झोली में होगी, इनके हाथ में होगी। योगिता साहू, TV 27 बेमेतरा।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में डंका बजाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। तो वहीं प्रतिस्पर्धा में भाग लेने छत्तीसगढ़ से खिलाड़ी बाहर जाते हैं और तब कई अव्यवस्था के शिकार होने के साथ प्रदेश भर के खेल मैदान में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा हो जाता है। इन सभी मुद्दों पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल ने खास बातचीत की। कुछ का सुनवाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खेल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने गौरवान्वित करने वाले ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान और अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खेल मंत्री मौजूद है। किस तरह से पूरे खिलाड़ी आज प्रदेश भर से पहुंचे हैं, कैसे सम्मान उनको किया जाएगा और खेल के क्षेत्र में कैसे खिलाड़ियों की जो प्रतिभा छात्र खिलाड़ी है कैसे प्रोत्साहित किया जाए? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रतिभाएं हैं और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मेडल जीत के आए हैं और आज सबका सम्मान होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय ये योजना शुरू किए थे। कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही बंद कर दी थी। आज हमारी सरकार फिर से आ गई तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज फिर से ये हमारे खिलाड़ियों को अलंकृत करने का आज बड़ा आयोजन है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और हमारे सभी खिलाड़ी साथियों को भी बधाई देता हूं। कितने खिलाड़ी इस प्रतिभावान जो है वो शामिल है इस पुरस्कार अलंकरण समारोह में और कितने जो छात्र इसको खिलाड़ियों को सम्मान किया जाएगा? देखिए, आज लगभग 600 के आसपास खिलाड़ी आज सम्मानित होंगे। उनको उनकी सम्मान राशि भी दी जाएगी, कुछ को मंच पे दिए जाएंगे और कुछ को ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार था मंत्री जी की खिलाड़ियों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की स्थिति पिछली सरकार में बनी थी। कैसे देखते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार आ गई है, कितना आश्वासित करना चाहेंगे, कितना जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए प्रयास करेगी आपकी डिपार्टमेंट? देखिए, हर तरह मदद करेंगे जितना संभव हो सके और खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। और हमारी सरकार आने के बाद आज फिर शुरू किए हैं। करीब 1,49,00,000 रुपए की राशि आज हमारे खिलाड़ियों को दी जाएगी। और देखिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना भी ज़रूरी है। जब प्रोत्साहित करेंगे तब अच्छे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। कई ऐसे खेल है जिसमें लेकर खिलाड़ियों की हमारे जो राज्य के खिलाड़ी बाहर जाते हैं, कई सी ऐसी असुविधा या ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कहीं ना कहीं राज्य को भी एक दाग लगाने का काम करती है। तो उन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, अधिकारियों को किस तरह से संज्ञान में लेंगे? देखिए, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि खिलाड़ी कहीं भी जाते हैं तो उनको बराबर सुविधा मिलना चाहिए, किसी तरह की गड़बड़ी या किसी तरह की शिकायत न मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा और हम इसका ध्यान रखेंगे। जिस तरह से राजधानी की बात करी जाए तो खेल मैदान लगातार सिमटता जा रहा है, उस पर जो अवैध तरीके से कब्जा, बिल्डरों की मनमानी, ये अलग अलग मैदान के 10 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। तो उस पर किस तरह से संज्ञान ली जाएगी ताकि वो मैदान का समुचित उपयोग खिलाड़ी कर सकें? देखिए, आज पूरे प्रदेश में ये जो आप कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में अतिक्रमण वाला फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।